Hi all, myself CA Pooja Hurkat and today I am here with a very interesting topic. Yes, the difference between credit cooperative society and cooperative banks. Yes, many a times हम लोग when we come across these words like credit cooperative society, cooperative banks, one thing really stuck in our mind is, are the credit cooperative society and cooperative banks different? If they are different, how they are different? Is cooperative bank different from the commercial banks? So all this your queries will be resolved in this particular video. Yes friends. So let us begin this interesting topic. पर इस पर्टिकुलर टॉपिक की शुरुआत में एक अच्छे से स्टोरी से करूंगी. फ्रेंड्स, एक आदमी रहता है, वो मर जाता है. हाँ, मैं स्टोरी की शुरुआत ही किसी के मरने से कर रही हूँ. अब वो जब मर जाता है तो उसे प्रिविलेज मिलता है. ही इज बीइंग आस्क्ड कि भाई तुझे हेवन में जाना है कि तुझे हेल में जाना है. सो नाउ ही थिंक्स फॉर अ व्हाइल एंड देन ही टेल्स कि ओके, मैं पहले दोनों देखना चाहूंगा एंड देन आई विल डिसाइड कि मुझे हेवन में जाना है कि हेल में जाना है. क्योंकि ये सिर्फ हमारे दिमाग में है ना, हेवन कैसा रहता है, हेल कैसा रहता है, कभी देखा हुआ तो है नहीं हमने. तो एकदम समझदार इंसान रहता है, बोलता है पहले मैं देखूंगा और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि हेवन में जाना है या हेल में जाना है. ठीक है. तो उसे पूछा जाता है ठीक है, पहले आपको क्या देखना है, आपको हेवन देखना है कि हेल देखना है? तो वो सोचता है चलो आप मुझे पहले हेल ही लेके चलो. तो वो हेल में पहुंचता है. वहां वो क्या देखता है? वहां वो देखता है वहां पे एक लंबा टेबल है. ठीक है. और टेबल के आजू बाजू बहुत सारी चेयर्स लगी हुई है. उस चेयर्स पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं. अब वो लोगों के जो हाथ होते हैं वो 4 फीट लंबे फोक और नाइफ से बांधे हुए होते हैं. ठीक है. उस टेबल पे बहुत टेस्टी सा खाना भी रहता है. बट फिर भी सभी जो लोग हैं वो बिल्कुल उदास, बिल्कुल वहां पे पूरा माहौल सैडिज्म, ना कोई खाना खा पा रहा है. वो ट्राई भी कर रहे हैं पर भी वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, उनके मुंह तक खाना आ नहीं रहा है. इसलिए बेचारे लोग सब ऐसे दिख रहे हैं कि एकदम भूखे हैं, कुछ कितने दिनों से वो खाना नहीं खा पाए हैं एंड सब वहां पे सैड सैड वाला माहौल है. तो वो बोलता है बाबा यहाँ तो नहीं, आप मुझे हेवन में लेके चलो. वहां हेवन में जाता है. अब वहां क्या दिखता है? वहां पे भी सेम यही सिचुएशन थी. क्या कि वहां पे भी एक लंबा टेबल है. टेबल के आजू बाजू बहुत सारी चेयर्स लगी हुई है. चेयर्स पे जो बैठे हुए लोग हैं उनके भी हाथ 4 फुट लंबे फोक और नाइफ से बंधे हुए हैं. वहां टेबल पे भी वही खाना लगा हुआ है जो हेल में लगा था. बट यहाँ के लोग बहुत खुश है, बहुत हंस रहे हैं. सब हंसी मजाक की आवाजें वहां आ रही है और वहां लोग खाना खा रहे हैं. अब कैसे खा रहे हैं? वो अपने हाथ से तो खुद नहीं खा पा रहे, तो वो सब एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं. तो क्या हुआ, क्या देखा आपने कि हेवन में लोग सिर्फ अपनी बेनिफिट के लिए नहीं देख रहे, दे आर सेइंग कि हम सबका बेनिफिट करें विथ ईच अदर्स कोऑपरेशन. यस. और यही कंसेप्ट हमने अप्लाई किया हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी में. यस. कि हर कोई मेंबर्स when they come together which are of the same interest, they come together and they work for the benefit of all the members, right? इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे. बट बिफोर दैट, कि अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ द कोऑपरेशन, जो हमारे इंडिया में एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट पास की गई 1912. ठीक है. एंड अंडर दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स they came कि cooperative societies could be established. Now what are the cooperative societies? Cooperative societies works on the principle of cooperation. Yes. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा गांव है. ठीक है. अब उस गांव में जो भी फार्मर्स है उनके पास काऊ है. अब वो क्या करते हैं, किसी के पास 2 काऊ है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 4 है. ठीक है. एंड एवरी काऊ गिव्स मिल्क एवरी डे. अब ठीक है. अब उनको जो कंजम्पशन है मिल्क का, वहां गांव में इतना है नहीं. अब उनको वो जो मिल्क है वो सेल करना है कहाँ पे, जो उसके नियर बाय अर्बन एरियाज है वहां जाके उनको उनका मिल्क सेल करना है.
अब मिल्क कैसी चीज़ है, इट्स अ पेरिशेबल आइटम, ठीक है। अगर आप उसको एक पर्टिकुलर आवर्स में यूज़ नहीं करते हो या फिर आप उसको प्रॉपर से रेफ्रिजरेट नहीं करते हो तो क्या हो जाता है, वो स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। तो फिर फार्मर्स के बेनिफिट के लिए, और अब कोई जो फार्मर्स है जिनके पास सिर्फ 2 काउज है, ठीक है, अब उतना उनका मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता है 2 दिन एक हर दिन कि वो रोज उतना सा मिल्क लेके, जैसे फॉर एग्जांपल 5 लीटर मिल्क आ रहा है उसके पास, कि वो 5 लीटर मिल्क लेके सिटी में जाए और वापस आए जस्ट टू सेल 5 लीटर्स ऑफ मिल्क। वो एक्सपेंडिचर जो उसको बेयर करना पड़ता है, पेट्रोल कॉस्ट, या फिर वो साइकिल से भी जा रहा है आना जाना, वो उसको अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा है। तो फिर उन लोगों ने क्या सोचा, चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम सब एक हो जाते हैं, जितना भी मिल्क है सबका एक जगह जमा किया जाएगा, फिर हम सब मिलके एक पर्टिकुलर गाड़ी बुक करेंगे और वो गाड़ी से हम हमारा ये मिल्क सिटी में पहुंचाएंगे, और फिर उससे जो भी हमें फायदा होगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन जो भी है सबका, सबको हम लोग वो प्रॉफिट बांट देंगे। तो इससे क्या हुआ फ्रेंड्स, इससे जो वो खर्चा था जाने आने का वो भी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सबका जो मिल्क था वो भी सिटी में सप्लाई हो गया, किसी का स्पॉइल नहीं हुआ और सबको उससे बेनिफिट हो गया, राइट। सो ऐसा ही कंसेप्ट पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती है। अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी, यस द बेस्ट एग्जांपल, जिसमें क्या होते हैं, द फार्मर्स कम टुगेदर और सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सो इट्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके। अमूल हो गया। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं। जैसे आपने सुना होगा लाइक इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, यस, बहुत जगह पे आपने एड्रेस लिखते वक्त देखा होगा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा लिखा हुआ रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब जैसे अलग अलग फार्मर्स अब मिल्क के बजाय उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, अब वो सबका, कोई किसी का 10 केजी टमाटोज है, किसी के 20 केजी टमाटो है, किसी के 5 केजी है, तो भैया इतने छोटे छोटे केजीज लेके तो वो गांव में जा नहीं सकता बार बार बेचने के लिए, तो भैया सब एक जगह जमा करो एंड फिर हम उसको एक साथ ट्रांसपोर्ट करके बेच देंगे और फिर हमारे अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, राइट। तो बेसिकली दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, रूरल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, या जो आर्टिशंस है लाइक जो लोग वीविंग का काम करते हैं या पॉटरी का काम करते हैं, जिनके पास बहुत सारा कैपिटल नहीं है, बहुत सारे मीन्स नहीं है, वो लोग एक साथ आओ, दे कम टुगेदर, वर्क टुगेदर एंड गेट बेनिफिटेड टुगेदर। आपने सुई धागा मूवी देखी है, उसमें भी उसने क्या किया, उसको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, ठीक है, कि उसको जो वहाँ पे वो फैशन शो में जो प्रेजेंट करना था उसके लिए उसको क्या चाहिए था, एक बहुत सारे उसको अलग अलग टाइप्स के क्लोथ्स बनाने थे, ठीक है। अब वो अकेला तो बना नहीं पाता था, तो उसने क्या किया, उसने सभी लोगों को बुलाया जो जो वो काम करते थे कि चलो वी ऑल कैन टुगेदर डू दिस बल्क ऑर्डर, राइट, एंड दे डिड इट। सो यही कंसेप्ट होता है छोटे गांव में लोग, क्योंकि कभी भी हमें प्रॉफिट्स कब मिलते हैं फ्रेंड्स, जब हम लोग कुछ चीज लमसम में करते हैं। देखो आप जब आप शॉपिंग भी करने जाते हो, आपको मम्मी बोलती होंगी होलसेल का पैक लेके आ जा, तो उसमें पैसे बचते हैं, राइट। तो जब भी देर आर द लार्जर प्रोड्यूसिंग, मतलब हमारी प्रोड्यूसिंग स्केल थोड़ी लार्ज स्केल पे रहती है, तो हम लोग प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं या सेविंग्स कर पाते हैं, राइट। सो उस कंसेप्ट पे जो हमारा रूरल सेक्शन है, जिसमें फार्मर्स आते हैं, आर्टिशंस आते हैं, या और कोई लोग जो इनके पास इतने मीन्स नहीं है, दे कम टुगेदर, दे फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट यस यहाँ पे मेंबर्स का इंटरेस्ट सेम होना चाहिए एंड दे आर वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, राइट। सो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वहां से आया, ये पर्टिकुलर नीड इंडिया में भी फील हुई कि इंडिया में भी ऐसा बिजनेस मॉडल होना चाहिए। अब बिजनेस मॉडल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी मतलब जो बिजनेस एक अकेला बंदा चला रहा है, या पार्टनरशिप फर्म जिसमें अलग अलग पार्टनर्स बन के मिलके वो एक बिजनेस कर रहे हैं, वैसा ही एक बिजनेस मॉडल इवन कंपनीज, और वैसा ही एक बिजनेस मॉडल है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑल्सो अ बिजनेस मॉडल, ठीक है, एंड इट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द मेंबर्स who shares a common interest, वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव और एम के साथ वो पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं। जैसे कई शुगर इंडस्ट्रीज जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बेस्ड है,
Yes, the farmers and the sugar industry manufacturer come together and they form the cooperative society and they are doing the business, right? सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलग अलग तरीके की हो सकती है. ठीक है फ्रेंड्स, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बनाने के लिए मिनिमम 10 लोग होना चाहिए. देयर शुड बी मिनिमम 10 मेंबर्स. अब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एक स्टेट में भी हो सकती है या फिर इंडिया के अलग अलग स्टेट में भी आप फॉर्म कर सकते हो. ठीक है, मतलब अगर आपकी पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी महाराष्ट्र स्टेट में आपने फॉर्म की है तो आपको कौन से पर्टिकुलर एक्ट अप्लाई होती है, वो रिस्पेक्टिव स्टेट की एक्ट आपको अप्लाई होती है. जैसे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी महाराष्ट्र में होगी उसको कौन सी एक्ट अप्लाई होंगी, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. ठीक है, तो वैसे हर एक स्टेट की अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है. बट अगर आपको आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक पर्टिकुलर ब्रांच दूसरे स्टेट में ओपन करना है तो फिर आपको अप्लाई होता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. फिर आप किसके एम्बिट में आते हो, आपको किसके लॉ किसके प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. और यस, आपको आपका पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बनाना है तो वी नीड टू अप्लाई विथ व्हाट, विथ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, जैसे कंपनीज जब हम फॉर्म करते हैं वी इनकॉर्पोरेटेड विथ एंड वी गेट इट रजिस्टर्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. तो वैसा ही इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वी नीड टू गेट रजिस्टर्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, वो हर लेवल पे होते हैं, वो तालुका लेवल पे होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, वो डिविजनल लेवल पे होते हैं, हर स्टेट लेवल पे होते हैं एंड नेशनल लेवल पे भी होते हैं, सेंट्रल. जब हमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की हम बात करते हैं तो हम कौन से रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, सो दिस इज हाउ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैन बी इन वन स्टेट और इट कैन बी इन मल्टी स्टेट. राइट, ये हो गया बेसिक एक आइडिया अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी. अब वी कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट जो आज हम देखने वाले कि मैम ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक में क्या डिफरेंस है. राइट, तो लेट अस अंडरस्टैंड इट. So now as I told you friends कि cooperative society is the one which is formed and being registered under the respective cooperative societies act if it is under one state and under multi-state cooperative societies act if that cooperative society has its branches in more than one state. Okay, अब ये cooperative societies अलग अलग टाइप की होती है on the basis of the interest of the members. तो ये सोसाइटीज जो है जहाँ मेंबर्स टुगेदर आ रहे हैं और एक दूसरे के बेनिफिट के लिए ये लोग काम कर रहे हैं. तो एक इंटेंशन तो बहुत क्लियर है कि ये लोग सभी मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं. जैसे शुगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट, या फिर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी या डेयरी फार्मिंग प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो इनके इंटेंशन इन्हें पता है, या मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी या ट्रांसपोर्टेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो इनको पता है कि इनको क्या करना है. ट्रांसपोर्टेशन का पर्टिकुलर सभी मेंबर्स को बेनिफिट हो तो वो वैसे पर्टिकुलर काम उस पर्टिकुलर सोसाइटी में करेंगे. तो इसमें एक टाइप होता है फ्रेंड्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. क्या टाइप है एक फ्रेंड्स, क्रेडिट cooperative society. Now, what is the intention of credit cooperative society? What is the objective of credit cooperative society? कि जहाँ पे 10 से ज़्यादा मेंबर्स आ रहे हैं साथ में, वो लोग लोन्स कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द डिफरेंट मेंबर्स एंड फिर वो फंड्स मेंबर्स को ही दिए जाते हैं एज अ लोन फॉर देयर एनी बिजनेस, जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं. तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या है, 10 से ज़्यादा मेंबर्स साथ में आ रहे हैं, वो फंड्स जमा कर रहे हैं मेंबर्स, उसके हिसाब से उनको शेयर्स दिए जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के. अब और वो लोग क्या करेंगे, वो फंड्स को किसके लिए यूटिलाइज करेंगे कि जब इन मेंबर्स में से किसी को पैसे की ज़रूरत है तो उसको लोन देना. तो यस, इट इज़ अ टाइप ऑफ बैंकिंग फंक्शन, व्हाट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिविंग लोन.
सो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट इट इज नॉट अ बैंक, इट इज नॉट अ बैंक। जैसे हम सुनते हैं पत्र संस्था, यस, पत्र संस्था आर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब these people are into the business of either accepting deposit and giving loans, right? अब आप बोलोगे कि मैम अब मैं तो कभी उसका मेंबर था नहीं, और मैं जब मुझे तो लोन मिला, मेरे पापा को तो लोन मिला पद संस्था का। हाँ, लोग पद संस्था में लोन जब लेने जाते हैं तो पहले उनको उस पद संस्था के शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, दे बिकम मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर पद संस्था एंड देन दे आर बीइंग ग्रांटेड लोन, because cooperative society works only for the benefit of its members, ठीक है? तो आपको पहले उसका मेंबर होना जरूरी होता है, आपको उसका शेयर होल्डर होना जरूरी होता है। हाँ, जैसे कंपनीज के शेयर्स होते हैं वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के भी शेयर्स होते हैं। कंपनीज और ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या डिफरेंस है, वी विल सी इट लेटर, but yes, in cooperative society also, all the members who are the a part of that cooperative society, they have the shares of that cooperative society, right? So आपको जब पहले आपको मेंबर होना पड़ता है वो पद संस्था का, और फिर ही आपको क्या होगा, you can get the loan from that particular credit cooperative society. तो ये जो credit cooperative society है ये किस इंटेंशन से बनी है फ्रेंड्स, with the intention of accepting deposits and giving loans. Now this cooperative society, even though it is in the business of accepting deposits and giving loans, it is not under any banking regulation act, ना ही ये RBI के अंडर कवर्ड है। ये कहाँ कवर्ड है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जब बनती है तब मैंने क्या कहा, उसको एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अंडर द स्टेट्स Cooperative Societies Act, right? And with the Registrar of Cooperative Society, right? जिस लेवल पे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, अगर तालुका लेवल पे बनी है तो वहां पे असिस्टेंट जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके पास उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो DDR के पास उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है? तो इट डिपेंड्स आप किस लेवल पे आपकी पर्टिकुलर कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर रहे हो, ठीक है? आपको अभी आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के ब्रांचेस मोर देन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ओपन करनी है तो फिर आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, जो हमारा स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पे देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड RBI, नो इन्वॉल्वमेंट। सो ये सिर्फ किसके अंडर है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के रेगुलेशन के अंडर, इन द रेगुलेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI का कोई भी रोल नहीं, ठीक है? तो इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्रेंड्स पैसे रखना सब में रिस्की अफेयर है। यस, जो हम डिपॉजिट या FDs कभी भी पत्र संस्थाओं में खोलते हैं तो वी कैरी अ बिग रिस्क। यस, इवन दो वी गेट इंटरेस्ट एट अ हायर रेट, हम जनरली क्यों डिपॉजिट करते हैं, आप कभी आपके पापा को पूछना कि हम पत्र संस्थाओं में क्यों डिपॉजिट करते हैं। हम इसलिए डिपॉजिट करते हैं क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स FDs पे उतना इंटरेस्ट नहीं देती जितनी ये पत्र संस्थाएं देती है। हाँ, ये पत्र संस्थाएं आपको अट्रैक्ट करती है बाय ऑफरिंग यू कि वी विल गिव यू मोर देन जो आपके पब्लिक बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उससे हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, आप पैसे हमारे पास जमा करो और हमारे मेंबर बन जाओ। बट यार ये कितना रिस्की अफेयर है और कितने स्कैम्स होते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंट एक स्कैम देखा है, दैट इज ऑफ आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो राजस्थान की। यस, सो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट एट ऑल अंडर RBI रेगुलेशन, और इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंड्स रखना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क कैरी करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स? सो अब ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको समझ गई कि ये बैंक नहीं है। इनफैक्ट पत्र संस्थाओं का कभी चेकबुक भी नहीं होता है। आप अगर वहां पे अकाउंट ओपन करोगे तो आपको कोई चेकबुक नहीं मिलेगा क्योंकि इनका कोई क्लियरिंग हाउस नहीं होता है। यहाँ पे कोई चेक ट्रांजैक्शंस नहीं होते, RTGS, NEFT ये सब चीजें यहाँ नहीं होती है। मतलब आपको किसी को पेमेंट करना है, जो क्लियरिंग हाउस का जो
काम जो बाकी बैंक्स में होता है वो यहाँ नहीं होता, इनकी खुद की कोई चेकबुक्स नहीं होती है। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी डिफर्स फ्रॉम द बैंक्स इन दैट एस्पेक्ट, ठीक है। अब अगर कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सोचती है कि नहीं यार, मुझे अब बैंकिंग फैसिलिटीज अवेल करनी है, मतलब क्या कि हमारे पास भी बैंकिंग के जो और फैसिलिटीज है अदर देन जस्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन, कि भैया हम लोगों को जो ये सेटलमेंट्स कराने रहते हैं, पेमेंट्स करने रहते हैं, इंटर ब्रांच ट्रांसफर करने रहते हैं, हमें प्रॉपर बैंकिंग के एक्टिविटीज में जाना है, तो आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन एंटर इनटू द बैंकिंग लाइन एंड देन इट बिकम्स व्हाट, कोऑपरेटिव बैंक। तो क्लियर है। बट कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर कोऑपरेटिव बैंक बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? दे हैव टू ऑब्टेन लाइसेंस अंडर सेक्शन 22 of which act friends? Of Banking Regulation Act 1949. So क्या हो गया? Now it is covered under Banking Regulation Act. और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई रेगुलेशन, ये सब में जब तुम कवर हो जाओगे तब आप बैंक बन जाओगे। जब तक आप एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, आप एक पत्र संस्था हो, आप पे कोई आरबीआई का रेगुलेशन नहीं है, लोकल जो पॉलिटिशियंस है, लोकल जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके हिसाब से ये पत्र संस्थाएं काम करती है। यस, एंड मेनी स्कैम्स टेक प्लेस इन दिस कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पर लोग सुधरते नहीं हैं, लोग हिस्ट्री से सीखते नहीं हैं, फिर भी लोग इसमें पैसे जमा करते हैं, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में डालते हैं, एंड फिर जब कुछ घोटाला होता है तब फिर रोते बैठते हैं, क्योंकि ना ही क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर आपको कोई इंश्योरेंस कवर मिलता है ऑन द डिपॉजिट। मतलब इंश्योरेंस कवर मतलब इंश्योरेंस इज अ सेफ्टी ना, इंश्योरेंस मतलब आपको पता होगा, जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं वैसे ही हमारे जो डिपॉजिट्स जो बैंक में है उसके ऊपर भी एक इंश्योरेंस कवर होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी गारंटी नहीं है, गवर्नमेंट बोलता है हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि यार देखो ना, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, बस एक स्टेट गवर्नमेंट का रोल है, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड है, उसमें कोई रेगुलेशंस नहीं है कि आरबीआई के रेगुलेशंस उनको फॉलो करने, कुछ नहीं है ना। सो इफ अ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थिंक्स that no, that we have to enter into a banking sector now, so they have to obtain what? They have to obtain license under section 22 of Banking Regulation Act 1949 and they will be regulated by RBI, right? So तब जाके क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाती है कोऑपरेटिव बैंक, राइट? So every cooperative bank is a cooperative society, क्योंकि अब जो एक कोऑपरेटिव बैंक है इसके ऊपर दोनों एक्ट्स एप्लीकेबल हो जाती है। कौन सी दोनों? एक तो जो हमने देखा, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो एप्लीकेबल होगी, बट जो रिस्पेक्टिव स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है वो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होने वाली है। जैसे महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र स्टेट, हरियाणा में है तो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। सो इट इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ बोथ द एक्ट्स, मतलब गवर्नमेंट्स एंड द एक्ट्स, दैट इज द State Government Cooperative Societies Act and under the Central Banking Regulation Act. Okay, so this is the difference, main difference between Credit Cooperative Society and Cooperative Bank. अब जब कोऑपरेटिव बैंक्स की बात आती है फ्रेंड्स, तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है दे आर नॉट रिस्की वेंचर एज दैट ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्यों? क्योंकि दिस आर अंडर द रेगुलेशन ऑफ आरबीआई, बट स्टिल इनके भी स्कैम्स होते हैं, इनमें भी स्कैंडल्स होते हैं, और अभी जो रिसेंट हुआ है दैट इज द पंजाब महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक, यस, द बिगेस्ट स्कैंडल विच इज नाउ टेकन प्लेस इन द कोऑपरेटिव बैंक। ओके, तो भी स्कैंडल्स होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, हम देखेंगे। कि आप बोलेंगे मैम ये तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से कवर्ड है, फिर भी कैसे ऐसे स्कैंडल्स हो जाते हैं? भैया स्कैंडल्स होने के लिए तो हर एक बैंक में हो जाते हैं, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, डिपॉजिटर के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से द कोऑपरेटिव बैंक्स आर लेस रिस्की एज कंपेयर टू द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी।
स्कैंडल्स तो एवरीवेयर यू कैन सी, राइट? कितनी सारी प्राइवेट बैंक्स में बड़े बड़े स्कैंडल्स हुए, है ना? तो स्कैंडल्स तो होते हैं, स्कैम्स तो होते हैं, लोग जो काम करने वाले वो कुछ भी करके दे कैन डू द थिंग्स, राइट? बट द सेफ्टी ऑफ द डिपॉजिटर्स इज गारंटेड इन कोऑपरेटिव बैंक्स, इन द कमर्शियल बैंक्स, राइट? पर यहाँ पे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिपॉजिटर्स को कोई भी सेफ्टी या इंश्योरेंस कवर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स? अब जो ये कोऑपरेटिव बैंक्स होती है फ्रेंड्स, दे आर अगेन ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर टू हेड। बेसिकली जो मेन हेड है जिसमें कोऑपरेटिव बैंक जो डिवाइड की गई है, वो एक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और एक है रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है? जैसे कि नाम ही बता रहा है, रूरल एंड अर्बन। जो हमारी अब ये कोऑपरेटिव बैंक है, मतलब ये कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव से बनी है टू बेनिफिट द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स। तो जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है फ्रेंड्स, इट इज विद द इंटेंशन ऑफ लेंडिंग टू विच पर्टिकुलर सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है? ये प्राइमरली कौन से सेक्टर के लिए बनी है फ्रेंड्स? फॉर द एग्री सेक्टर, ठीक है? एंड दिस इज फॉर बोथ एग्री, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑल सेक्टर, ठीक है? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सभी सेक्टर्स के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स काम करती है। बट रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, अगर आपने अपने आप को रजिस्टर किया एज अ रूरल कोऑपरेटिव बैंक, तो आपका जो मेन इंटरेस्ट क्या रहेगा? टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ विच पर्टिकुलर सेक्शन? फॉर द रूरल सेक्शन, फॉर द एग्रीकल्चर सेक्शन, राइट? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, राइट? उसी हिसाब से आप वो मेंबर्स को सर्व करोगे। आपका इंटरेस्ट, जो मेंबर्स आपके पास आएंगे वो कौन से रहेंगे? जिनका इंटरेस्ट किसमें है? एग्रीकल्चर में, ठीक है? सो रूरल कोऑपरेटिव बैंक एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है? सो दीज आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स। नाउ रूरल कोऑपरेटिव बैंक is again divided into two main particular types: short-term institution and these are long-term। मतलब यहां पे शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिया जाता है और यहां पे जो क्रेडिट दिया जाता है वो है लॉन्ग टर्म। मतलब जो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव बैंक है, शॉर्ट टर्म रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ओके, दे प्रोवाइड फंड्स टू द फार्मर्स फॉर देयर शॉर्ट टर्म नीड्स, लाइक उनको फर्टिलाइजर्स खरीदना है, सीड्स खरीदना है क्रॉप्स को कल्टीवेशन के लिए, या फिर उनको पर्टिकुलर एक आधा ट्रैक्टर लेना है, कोई पर्टिकुलर इम्प्लीमेंट लेना है, तो वो जो शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए जो उनको पर्टिकुलर लोन दिया जाता है उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये कौन से टाइप्स के लोन्स देती है? शॉर्ट टर्म, ओके। एंड लॉन्ग टर्म मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव बैंक जो होती है, जिसे हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज लैंड डेवलपमेंट बैंक। यस, इसको और एक नाम क्या है फ्रेंड्स? लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक्स लोन देती है फार्मर्स को कोई एग्रीकल्चर लैंड मतलब खरीदने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए। तो इस पर्पस के लिए दिए गए लोन को क्या बोला जाता है? लैंड डेवलपमेंट बैंक या फिर लॉन्ग टर्म रूरल कोऑपरेटिव बैंक। और दूसरा है शॉर्ट टर्म रूरल कोऑपरेटिव बैंक। क्लियर है? तो एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। तो हमने वापस कैसे शुरू किया? जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो एक तो दे विल बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन ब्रॉड कैटेगरीज, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अभी हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर रुक रहे हैं। रूरल कोऑपरेटिव बैंक will primarily focus on which members on the agri sector, right? And urban cooperative banks will focus on all the sectors. देखो वो कौन से लोकेशन पे है ये हम बात नहीं कर रहे। अर्बन मतलब जो अर्बन एरिया में है ऐसा नहीं, और रूरल मतलब जो रूरल एरिया में ऐसा नहीं। बैंक्स कहीं पे भी रह सकती है, डिस्ट्रिक्ट पे भी, स्टेट में भी, कहीं पे भी, पर उनका इंटरेस्ट क्या है? टू सर्व विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? टू सर्व agriculture section of the society, right?
एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का इंटेंशन है टू सर्व एग्रीकल्चर प्लस ट्रेडिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ऑफ द members, right? So intention of serving the members, on that basis they have been divided into एक तो एग्रीकल्चरल या नॉन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन, राइट, या फिर अर्बन या रूरल. क्लियर? सो रूरल इज अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, राइट. लॉन्ग टर्म जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है उसे और एक नाम दिया गया है, क्या नाम दिया है? लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. एंड शॉर्ट टर्म जो है दे आर डिवाइडेड इन अगेन 3 डिफरेंट टाइप्स. दे आर the one which operate at the primary level, at the village level, मतलब वो ब्रांच, वो कोऑपरेटिव जो बैंक है, जो ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक के अंडर आता है, जो एकदम प्राइमरी लेवल पे काम करता है, उसे कहा जाता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी. ठीक है. सो जो एकदम विलेज लेवल पे काम करता है, तालुका लेवल या विलेज लेवल पे काम कर रहा है, उस पर्टिकुलर रूरल एग्रीकल्चर रूरल कोऑपरेटिव बैंक विच इज अंडर शॉर्ट टर्म, उसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी. यस, इसको और एक शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज पैक्स. ठीक है. सो दे ऑपरेट एट विलेज लेवल एंड नाउ द गवर्नमेंट इज इनटू डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल द पैक्स एंड ओडिशा इज द फर्स्ट स्टेट who has digitized all its PACs. PACs मतलब Primary Agriculture Credit Cooperative Societies, which are at the very lower level of the hierarchy. जब हम structure देख रहे हैं तो सब में low level पे कौन सी आती है? PACs. Okay? And इसको society भी क्यों बोला है? Because it's in the rural cooperative bank का section and basically they are into providing short term loans to the farmers and they operate at which level? At the village level. Okay? The cooperative banks, the rural cooperative banks providing short-term facilities operating at district level, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? डिस्ट्रिक्ट या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक. क्लियर है? जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक शॉर्ट टर्म नीड्स प्रोवाइड कर रही है, फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है एंड इट इज ऑपरेटिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो उसे कौन सा पर्टिकुलर कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है फ्रेंड्स? डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, राइट. इसके ब्रांचेस अलग अलग जगह पे रह सकता है. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट और या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांचेस अलग अलग जगह पे उस डिस्ट्रिक्ट में रह सकती है, राइट. पर उनका जो मेन ब्रांच जो ऑफिस रहेगा वो कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है. इट कैन हैव ब्रांचेस इन द वेरियस तालुकास इन द डिस्ट्रिक्ट, राइट. और इन दोनों को जो मैनेज करने के लिए है, जो एपेक्स बॉडी जो हम बोलते हैं, जो सब में टॉप में है फॉर द रूरल कोऑपरेटिव बैंक को इन द शॉर्ट टर्म नीड्स, जो टॉप पे है वो कौन सी बॉडी है फ्रेंड्स? दैट इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. सो दिस इज द एपेक्स बॉडी. एपेक्स बॉडी मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई इज द एपेक्स बॉडी, राइट. तो वैसे ही अगर कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करूं और जिसमें मैं रूरल कोऑपरेटिव बैंक की बात करूं, तो इन दैट केस इन द शॉर्ट टर्म नीड, देखो आप फ्लो देखो कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक, पहले तो कोऑपरेटिव बैंक्स, उसमें भी रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में शॉर्ट टर्म नीड्स वाली बैंक, एंड शॉर्ट टर्म में जो एपेक्स बॉडी है वो कौन सी है फ्रेंड्स? दैट इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. ओके. सो दिस इज द एपेक्स बॉडी, मतलब महाराष्ट्र स्टेट की अलग रहेगी, हरियाणा स्टेट की अलग रहेगी, पंजाब स्टेट की अलग रहेगी, तो स्टेट वाइज वो कोऑपरेटिव बैंक्स रहती है एंड दे ऑल्सो हैव द ब्रांचेस इन द डिफरेंट रीजन्स, राइट. तो ये हो गए इसके 3 टाइप्स, शॉर्ट टर्म रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के, which is operating at state level, district level and primary level. Okay. Now this land development bank, they are again divided in 2 types of banks, that is कि वो कहाँ ऑपरेट हो रही है? either primary land development bank या फिर state. ठीक है.
सो इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या डिसाइड किया हुआ है, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक या फिर स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक. ओके फ्रेंड्स, एंड सो द स्टेट रूरल डेवलपमेंट बैंक या फिर प्राइमरी रूरल डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, बट ये कौन से टाइप की है, लॉन्ग टर्म. और जो ये ओवरऑल रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है फ्रेंड्स, ये आरबीआई के रेगुलेशन में है, राइट. ये एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, बट नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग दिस एग्रीकल्चर सेक्टर बैंक, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर ओरिएंटेड रूरल कोऑपरेटिव बैंक का पर्टिकुलर पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेगुलेशन वो कौन से बॉडी पे ट्रांसफर कर दी है फ्रेंड्स, नाबार्ड. क्या नाम है इसका, इट इज द अपेक्स बॉडी जो हम बोलते हैं वो है नाबार्ड. जो सेंट्रल बॉडी जो इसको मैनेज कर रही है पूरे रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को, जो हर स्टेट में है. तो एक सेंट्रल बॉडी जो हो गया बैंक है, तो इट्स अंडर द रेगुलेशन ऑफ द आरबीआई. ठीक है, पहले आरबीआई इनको गवर्न करती थी, ठीक है, किसको, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को. बट नाउ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हु आर इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर, द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, फिर वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो सब अभी किसके रेगुलेशन में है फ्रेंड्स, इट्स अंडर द रेगुलेशन ऑफ नाबार्ड. नाबार्ड इज व्हाट, इट्स द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. तो ये अपेक्स बॉडी है, एकदम सेंट्रल बॉडी जो हम बोलते हैं, जो इन्वॉल्व है इन रेगुलेटिंग दिस पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, उसका नाम क्या है, नाबार्ड. ठीक है, दैट इज नेशनल बैंक. नेशनल मतलब ये सेंट्रल हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक. तो जो भी आरबीआई को फंड्स अब अगर इन पर्टिकुलर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में या फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स में इन्फ्यूज करना है या रिफाइनेंस करना है, तो वो किसके थ्रू रूट होता है फ्रेंड्स, थ्रू नाबार्ड. नाबार्ड गिव्स सब्सिडीज या गिव फंड्स टू दिस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक, and which in turn gives it to the agriculture and rural people, matlab for the development of the agriculture and rural areas, right. So this is the structure of rural cooperative bank. ठीक है, अब उसी तरीके से जो urban cooperative bank है, which are being formed with the intention of serving not only agriculture sector, trade, manufacturing, everything, right, in the urban, semi-urban area, everywhere. तो इनके भी जो है वो 3 पर्टिकुलर हायरार्की होती है. सेम कि अगर प्राइमरी लेवल पे है, ठीक है, एट द विलेज लेवल, तो इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, राइट. पर इसका इंटेंशन क्या है, नॉट ओनली एग्रीकल्चर, अदर एक्टिविटीज ऑल्सो, टू हेल्प द मेंबर्स इन अदर ट्रेडिंग एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज. ठीक है, फिर प्राइमरी होने के बाद वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक आएगी. ठीक है, तो एट डिस्ट्रिक्ट लेवल उसे कहा जाता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, विच ऑपरेट्स एट अ डिस्ट्रिक्ट एंड इट कैन हैव ब्रांचेस एज नंबर ऑफ ब्रांचेस इट वांट्स अंडर दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट. और इन दोनों को मैनेज करेगी अगेन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राइट. तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो सिंगल रहेगी हर स्टेट के लिए, जिसके पास उनके पास भी उनकी अलग अलग ब्रांचेस रह सकती है, वो ब्रांच रहेगी द अपेक्स बॉडी फॉर मॉनिटरिंग द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. क्लियर है. तो दिस इज हाउ, मतलब ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ये अगेन इनकी भी 3 टाइप्स है, प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज कॉल्ड एज स्टेट लेवल. ठीक है, अब और एक चीज आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स है, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक मतलब क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो पहले फॉर्म करनी है, फिर उसका इंटेंशन हमें रजिस्टर करना है क्रेडिट, एंड देन वी हैव टू ऑब्टेन द लाइसेंस अंडर सेक्शन 22. ठीक है, तो जब ये मेंबर्स जो आएंगे साथ में टू फॉर्म दिस कोऑपरेटिव बैंक, तो द मेंबर्स कैन बी द सोसाइटीज. ठीक है, मतलब जो सोसाइटीज है, कुछ सोसाइटीज होंगी, एग्जिस्ट कर रही होंगी. ठीक है, तो जैसे एक शुगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, वो सोसाइटी भी इसके मेंबर हो सकती है एंड इंडिविजुअल्स भी उसके मेंबर हो सकते हैं. तो आइदर द कोऑपरेटिव बैंक जो है उसके मेंबर्स सारी सोसाइटीज होंगी जो किसके लिए जो किसके लिए काम कर रही है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटीज. ठीक है, या फिर इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब जो इसके मेंबर्स है, इसके जो मेंबर्स है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की बात कर रही हूँ,
इसके जो मेंबर्स है, इट कैन बी आइदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक सेकेंड, इसके मेंबर्स जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी रह सकती है और इंडिविजुअल्स भी रह सकते हैं। तो अगर सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही इसके पर्टिकुलर मेंबर्स है तो एक अलग टाइप की कोऑपरेटिव बैंक हो गई वो, जो किसके बेनिफिट के लिए काम कर रही है, फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल द सोसाइटीज विच आर द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कोऑपरेटिव बैंक। एंड मिक्स्ड मतलब क्या, जिसके जो मेंबर्स है वो कोऑपरेटिव बैंक भी है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी। क्लियर है? So this is the structure of the cooperative banks in India, right? अब फ्रेंड्स, हाल ही में आपने न्यूज में देखा होगा कि इन फरवरी 2020 जो यूनियन कैबिनेट है हमारा, उन्होंने प्रपोज किया है कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स भी है आफ्टर द स्कैंडल ऑफ पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, कि भैया आप ये कोऑपरेटिव बैंक्स को भी आप कंप्लीटली आरबीआई के रेगुलेशन में ला लो। ठीक है, आप ये न्यूज जब पढ़ोगे तब आप सोचोगे कि ऑलरेडी ये तो आरबीआई के रेगुलेशन में है, तो फिर वापस से ये क्या नया ऑर्डिनेंस पास करने की बात हो रही है कि हमें ये कोऑपरेटिव बैंक्स को अब आरबीआई के रेगुलेशन में लाना है। देखो फ्रेंड्स, एट प्रेजेंट आरबीआई इज रेगुलेटिंग द कोऑपरेटिव बैंक्स, नो डाउट, बट दे आर ओनली रेगुलेटिंग द लीगल प्रोविजंस, लाइक कि उन्होंने कितना कैश रिजर्व रेशियो रखना है ना, उतना उनका रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी रेशियो, ये सारी चीजें वो लोग देख रहे हैं। बट द मैनेजमेंट, जो मेंबर्स है, द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स, उसमें आरबीआई का कोई भी रोल नहीं है। दे आर नॉट इनटू द मैनेजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंक्स। जनरली ये जो बैंक्स है, अगेन एट द मैनेजमेंट लेवल, मतलब किसको सस्पेंड करना है, किसको मेंबर रखना है, किसे अलाउड करना है, इसमें आरबीआई का कोई भी रोल नहीं। ठीक है, कि कितने, अब जैसे ये कोऑपरेटिव बैंक में छोटे अमाउंट्स के 22,000 अलग अलग अकाउंट्स ओपन कर दिए गए थे, जिसमें ये कोऑपरेटिव बैंक के जो मेन पीपल इन्वॉल्व थे पंजाब कोऑपरेटिव बैंक में, उन्होंने क्या कर दिए, फंड्स थोड़े थोड़े ट्रांसफर कर दिए एज अ लोन। ठीक है, जब ये पर्टिकुलर इनका ऑडिट भी होता है तब क्या होता है, हम हाई लेवल ट्रांजैक्शंस देखते हैं, छोटे ट्रांजैक्शंस तो हम देखते ही नहीं है। तो ये ट्रांजैक्शन ध्यान में नहीं आते हैं कि फंड्स आर बीइंग डाइवर्टेड फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द मेंबर्स, एंड वो फंड्स उनके पर्सनल बिजनेस में लग रहे हैं, राइट? तो इसलिए एट द मैनेजमेंट लेवल कि कौन सा मेंबर पर्टिकुलर इस मैनेजमेंट कमिटी में रहना चाहिए, या फिर उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो उनको सस्पेंड करना है, ये राइट आरबीआई के पास नहीं। So now cabinet wants, considering the level of scams which are happening in the cooperative banks, कि RBI should also get involved in the management of the cooperative bank. बट ना ही स्टेट गवर्नमेंट इसको फेवर कर रही है, ना ही लोकल गवर्नमेंट इसको फेवर कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? बिकॉज ऑल दिस कोऑपरेटिव बैंक, इनफैक्ट द कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर इज बीइंग पॉलिटिकली मैनेज्ड। यस, ऑल दिस कोऑपरेटिव बैंक्स आर पॉलिटिकली मैनेज्ड, एंड इसलिए स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें आ जाए और उनका रेगुलेशन हम पे आ जाए। ठीक है, इन द मैनेजमेंट। ओके, so right now it has not been passed but it is under the process, कि जिसमें क्या बोला है कि कोऑपरेटिव बैंक्स को भी अभी क्या करो, आप आरबीआई के मतलब मैनेजमेंट भी कंट्रोल इसमें आरबीआई का लेके आ जाओ, मतलब ऐसे स्कैंडल्स नहीं होंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर इन इंडिया। आई होप सो आपको अभी आपके दिमाग में जो कभी कंफ्यूजन आता है कि पत्र संस्था और कोऑपरेटिव बैंक, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, इनमें क्या डिफरेंस है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑपरेटिव बैंक एंड सोसाइटी।